गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपकी लास्ट क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन करा दिया था। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, ये होगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखो, विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव होता है, ये क्या होता है कि यदि हम किसी भी, हमारे पास क्या है, कोई तार है और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, ठीक है, और ये क्या है, यदि गर्म हो जाता है तो यही क्या है, हमारा विद्युत धारा का उसमें है प्रभाव। और विद्युत धारा के जो ये प्रभाव होते हैं, तीन होते हैं। एक तो उसमें प्रभाव, एक होता है चुंबकीय प्रभाव और एक होता है हमारा रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या है कि यदि हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना हमारा क्या कहलाती है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाती है। तो क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके या उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा मैंने कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। तो प्यारे बच्चों समझ गए सभी प्यारे बच्चे। अब इसके बाद में क्या है, जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा का है वो व्यंजक, ठीक है, यानी कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बता दें, ये कोई हमारा चालक है, ये हो गया हमारा चालक। आपको डायग्राम बनाना है ये सभी को। इसका सिरा ए, ये सिरा बी, ठीक है, यानी कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें पहले डायग्राम के बारे में लिखते हैं कि हम माना एक चालक प्रतिरोध R है, ठीक है, और V वोल्ट का विभवांतर इसके सिरों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, इनके सिरों के बीच लगाया जाता है तथा T समय में प्रवाहित धारा कितनी है, I है, यानी कि जो हमारा परिपथ है इसमें जो T समय में प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I है। फिर सबसे पहले देखो, जो हमारी ऊष्मा होती है, यहाँ से जब भी हम ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम जो आवेश प्रवाहित करते हैं उसका, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें कि हमने मान लिया कि कोई आवेश है इसमें प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने में क्या क्या कार्य कितना है, W। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि माना Q
कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है, W है। ठीक है, तब जो W बराबर होगा, क्या होता है W बराबर या V बराबर होता है, चूंकि देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था V बराबर W/Q। तो यहाँ से जो W बराबर होगा कितना होगा, हमारे पास विभवांतर भी है और Q भी है। ठीक है, पहले बच्चों समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद में तब जो T सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होता है, तो हम समीकरण 1 मान ली। अब हमें पता है कि चूंकि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, प्रवाहित आवेश Q बराबर IT हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करते हैं हमने समीकरण 1 में रखने पर जब हम Q बराबर IT समीकरण 1 में रख देते हैं तो W बराबर क्या आ जाता है, VIT। तो समीकरण क्या हो गई हमारी 2। और इवजा यही कार्य क्या होता है, ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि जो हमारा कार्य होता है यही किस में बदल जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है वो। ठीक है, और जो ऊष्मा होती है हमारी उसे हम H से प्रदर्शित करते हैं और H बराबर होता है W। तो H बराबर W का मान कितना हमारे पास, VIT। अब यहीं से हमारा क्या है, चूँकि क्या है V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो जब हम V बराबर IR इसमें रखते हैं तो H बराबर क्या मिलेगा हमें, I²RT। क्योंकि देखो V बराबर IR रख दिया, I और I क्या हो जाएगा, I² और RT जो खत्म। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद है हमारा ऊष्मा का जूल का नियम। क्या है, ऊष्मा का जूल का नियम। देखो जो ये ऊष्मा का जूल का नियम था, ये क्या था, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, इनने सन 1841 में ये नियम दिए हमें और कहा कि सबसे पहले क्या कहा आपको बताता हूँ कि इस नियम के अनुसार इसने कहा कि जो ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी यहाँ बता देता है कि जो H है वो H अनुक्रमानुपाती I² के। फिर इसने कहा कि जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। फिर इसने कहा कि जो ऊष्मा है, ठीक है, क्या है, चालक में उत्पन्न जो लगा समय है, उस उत्पन्न ऊष्मा होने में लगा समय है उसके अनुक्रमानुपाती। तो इसने हमें 3 नियम बताए। ठीक है, और इसी के आधार पर हमारा जो नियम बनाए I²RT बना। तो इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार पहला क्या था कि एक नियत समय के लिए, नियत समय का मतलब है कि समय को कांस्टेंट कर दिया गया, एक नियत समय के लिए किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H अनुक्रमानुपाती I²। एक तो नियम ये दिया इसने, ठीक है, और दूसरा नियम क्या दिया, और ये नियम कब रहेंगे लागू, जब RT हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट, यानी कि हमारे नियत हो, तब ये होगा। अब इसके बाद में जो दूसरा नियम दिया, इसने कहा कि एक नियत समय के लिए, एक नियत समय के लिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती
होती है। यानी कि जो H है, H अनुक्रमानुपाती किसके होगी, R के। ठीक है, और ये कब होगा, जब जो विद्युत धारा है I की क्या हो, कांस्टेंट हो यानी नियत हो। ठीक है, और नंबर 3 नियम क्या बताया था मैंने कि ये होगा हमारा विभिन्न समय के लिए। किसके, विभिन्न समय के लिए। तो विभिन्न समय के लिए जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो H है, H अनुक्रमानुपात किसकी होगी, T के। ठीक है मेरे बच्चों, और ये कब होगी, जब हमारी I और R दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। अब हमें पता है कि इन 3 नियम को मिलाने पर क्या करते हैं हम, तीनों नियम को मिलाने पर तो H अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I² RT। क्योंकि देखो जो I है हमारा ये अनुक्रमानुपाती, R भी अनुक्रमानुपाती है और T भी। अब हमें पता है कि जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, और इसका मान क्या है, जो K है हमारा नियतांक है, जहाँ क्या है K एक नियतांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से जो H बराबर मिलेगा हमें, H बराबर क्या मिल जाएगा हमें, I² RT। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया, और यही क्या है, जूल का नियम है। तो जूल का नियम पता लग गया प्यारे बच्चों। ये जूल ने क्या है, हमें 3 नियम दिए थे। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हमें H बराबर I² RT प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये है विद्युत शक्ति। तो आपको बता दें कि जो विद्युत शक्ति होती है ये क्या होती है। देखो, किसी भी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं हम, कि विद्युत परिपथ में, क्योंकि विद्युत चल रहा है ना हमारा, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये है एक क्या है, अदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया। अब इसके अनुसार जो हमारी डेफिनेशन होती है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। क्योंकि जब भी किसी राशि की दर कहता है तो उसे समय से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें विद्युत ऊर्जा की दर का आ गया है, तो विद्युत ऊर्जा P बराबर W/T होता है। तो यहाँ से चूंकि हमें पता है कि जो W बराबर होता है क्या होता है, VIT, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये VIT/T। T से T कैंसिल, तो P बराबर क्या मिल जाएगा हमें, VI। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हमारा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला मिल जाता है। और इसके क्या है, अन्य रूप भी है हमारे पास। अन्य रूप का मतलब है कि इसके अलग से फॉर्मूले, जैसे कि हमें पता है कि ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो P बराबर, जब हम V बराबर IR रखते हैं तो I और I क्या हो जाएगा हमारा, I² R। एक फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, यानी कि ये तो हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तथा पुनः ओम के नियम से, जब हम पुनः ओम के नियम से अपना क्या है लगाते हैं, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। क्योंकि देखो जो V बराबर IR था, तो I बराबर V/R। इसमें रखो अब, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R²। क्योंकि I का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर होगा, I का भी स्क्वायर, R का भी स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई में कितना R से R कैंसिल, तो P बराबर एक फॉर्मूला ही मिल गया, V²/R। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। और इसका जो मात्रक है, अब क्या करते हैं हम, मात्रक
ये हो गई हमारी समीकरण 1, 2। ये हो गई हमारी समीकरण 3। ठीक है। और ये तो पता ही है तुम्हें, P बराबर W/T। अब इसका जो मात्रक होता है, इसके मात्रक लगाते हैं हम आपको क्या, कि इसका मात्रक SI पद्धति। देखो एक पद्धति होती है मात्रकों की, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। पद्धति में वाट होता है। ठीक है। अब यहाँ से जब वाट होता है तो अब हम वाट की क्या है डेफिनेशन लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वाट की डेफिनेशन, एक वाट की डेफिनेशन भी आ जाती है प्यारे बच्चों। तो अब लिखते हैं एक वाट। तो सबसे पहले यदि ये बताओ मैं, यदि W का मान तो कर दूँ 1 जूल। ठीक है। और समय का मान कर दूँ कितना, 1 सेकंड, ये कर दूँ मैं। ठीक है। अब ये बताओ यदि मैं 1 जूल ये कर दूँ और 1 सेकंड ये कर दूँ, तो इसके बाद में जो हमें क्या मिलेगा, जो P बराबर है, P बराबर क्या मिलेगा, क्या था W/T। तो 1/1 बराबर कितना आएगा, 1 वाट। देखो यहाँ से इसका मात्रक ये भी हो सकता है जूल प्रति सेकंड। देखो W का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड। तो ये हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि 1 वाट शक्ति क्या होती है, देखो एक, या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल शक्ति खर्च होती है तो परिपथ में क्या है, शक्ति 1 वाट होती है। यानी जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा। ठीक है। तो परिपथ में जो शक्ति होती है कितनी होती है, 1 वाट होती है। तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ में जब 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तब परिपथ में 1 वाट शक्ति उपस्थित होती है। या कहते हैं कि 1 वाट शक्ति कहते हैं। या हम ये भी कहते हैं कि जब, या ये कह सकते, देखो हम एक विद्युत परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत होती है तो परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है पहले बच्चों। अब यहाँ से जो विद्युत शक्ति है इसके हमारे कुछ अन्य मात्रक भी है, वो क्या है आपको दिखाते हैं अब, कि विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक। तो प्यारे बच्चों, वाट तो होता है इसका सबसे छोटा मात्रक, लेकिन इसके जो हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं क्या होता है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 10⁻³ वाट। यानी कि 1 किलो में होता है 1000, 10⁻³ को हम 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और 1 किलोवाट को हम शॉर्ट में लिखते हैं KW। ठीक है। और वाट को भी हम W लिखते हैं, किलोवाट। पहला हो गया हमारा। अब जो नंबर दूसरा है, नंबर दूसरा क्या है, 1 मेगावाट। देखो जो 1 मेगावाट होता है वो होता है 10⁻6 वाट के। ठीक है। इसको हम जो शॉर्ट में लिखते हैं MW, तो 10⁻6 वाट के। पता लग गया होगा सभी को। अब जो नंबर थर्ड है हमारा, नंबर थर्ड है 1 गीगावाट। तो 1 गीगावाट में आपको बता दें 10 की पावर कितना होता है, 9 वाट होता है। 1 गीगावाट बराबर 10⁻9 वाट। ठीक है। और इसका नंबर जो चौथा मात्रक है विद्युत शक्ति की, जो हमारे आमतौर पर विद्युत 12 में प्रयोग की जाती है, तो विद्युत शक्ति की
इसे बोलते हैं हम प्रायोगिक इकाई, यूनिट। प्रायोगिक इकाई क्या है? अश्व शक्ति है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा? 740 वाट। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा सभी के। अब विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, ठीक है, ये तो होगी हमारी विद्युत शक्ति के मात्रक वगैरह। और एक होता है हमारा मीट्रिक अश्व शक्ति, एचपी को हॉर्स पावर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो एक मीट्रिक अश्व शक्ति होती है हमारी, ये होती है 75 जी वाट, यानी कि 75 गुणा 9.8 बराबर 735 वाट। तो एक मीट्रिक अश्व शक्ति होती है 735 वाट की, क्योंकि देखो जो हमारा 75 जी है, जी का मतलब है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो जब हम गुरुत्वीय त्वरण जी की मान इसमें रख देते हैं तो क्या है कि 75 की जब हम 9.8 में गुणा करते हैं तो 735 वाट मिलता है। इसे ही हम क्या है, मीट्रिक अश्व शक्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप जितना वर्क आपको कराया गया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से जो विद्युत शक्ति का मात्रक वगैरह है ये भी आपको याद करना है। ये भी आ जाता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। और आपको एक और बता दें कि जो विद्युत ऊर्जा है, जो मैंने आपका भी कराया था उष्मा से H बराबर VIT, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे पहले ही आपको जो W का मान आया था वो करना है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है परिपथ में क्या है कि किसी भी विद्युत देखो लिख लेना, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो विद्युत ऊर्जा होती है क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं लिखना। और इसे W से प्रदर्शित करते हैं और W बराबर क्या होता है, V क्यों, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद में क्या है, जो भी आपको वर्क कराया गया है फिर में नोट कर ले सभी प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।